दोस्तों, 13 होने लगा हूँ कि कहानी का अगला भाग कल ज़रूर अपलोड होगा, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा ज़रूर। और ये कहानी अधूरी नहीं होगी, पूरी ज़रूर होगी। बस कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं हफ्ते में एक ही बार ये कहानी अपलोड कर रही हूँ, लेकिन अधूरी नहीं छोड़ूंगी। इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को ज़रूर सुने। अनु जानती थी कि संजय कहाँ कहाँ मिल सकता है। आखिरकार वो संजय को बहुत अच्छी तरह से जानती है। अमर और साहिल अनु की बताई जगह पर संजय को ढूंढने निकल पड़े। काफ़ी भाग दौड़ के बाद संजय का पता मिल गया। संजय किसी से मिलकर अपनी कार से बंगले के बाहर निकला। अमर और साहिल पहले ही अपनी कार में बैठे संजय का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों संजय का पीछा करने लगे। उन्होंने अपनी कार को संजय की कार से काफ़ी पीछे रखा ताकि संजय को ये ना लगे कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ दूर चलकर संजय ने अपनी कार एक कैफ़े के पास रोकी और उतरकर उस कैफ़े में चला गया। उन दोनों ने अपनी कार कैफ़े के सामने वाली सड़क पर रोकी और संजय के वापस आने का इंतज़ार करने लगे। करीब आधे घंटे बाद संजय किसी लड़की के साथ कैफ़े से बाहर निकला। वो दोनों कैफ़े के बाहर भी 3-4 मिनट तक बात करते रहे। फिर वो लड़की अपनी कार की तरफ मुड़ गई और संजय अपनी कार में बैठकर निकल गया। अमर ने कार स्टार्ट की और संजय की कार के पीछे डाल दी। संजय की कार शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। संजय ने कार एक सुनसान इलाके में रोकी जहां मुश्किल से 2-3 ही मकान थे और चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थी और यहाँ बसावट अभी शुरू ही हुई थी। अमर ने कार ऐसी जगह रोकी कि संजय उनकी कार को देख ना सके। संजय ने कार से उतरकर इधर उधर देखा और एक मकान में चला गया। अंजलि यहीं है, साहिल बोला। तुमने देखा? संजय कितनी सावधानी से अंदर गया। ये सुनसान इलाका है, इक्का दुक्का मकान है, यहाँ और कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इससे अच्छी जगह तो और कोई हो ही नहीं सकती अंजलि को रखने की। मानना पड़ेगा इस संजय को, अमर बोला। अब क्या करें? तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ, साहिल बोला। लेकिन अगर अंजलि यहाँ ना हुई तो? संजय ने अंजलि को यहीं छिपा रखा है, मुझे यकीन है। संजय अंदर अकेला नहीं होगा, और भी लोग होंगे अंदर। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, अमर बोला। नहीं, तुम यहीं रुको और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मोबाइल है ना तुम्हारे पास? और साहिल अमर को सारी बात समझाने लगा कि उसे क्या करना है। हाँ, ये ठीक रहेगा, अमर बोला। साहिल कार से उतरा और अमर बोला। संभल कर साहिल ने सिर हिलाया और वो मकान की तरफ बढ़ने लगा। साहिल ने दरवाज़ा खोला जो पहले से खुला हुआ था और अंदर बढ़ गया। वो एक लंबी गैलरी थी। उस गैलरी में आमने सामने 2 दरवाजे थे जो बंद थे। साहिल सावधानी से आगे बढ़ा और उन दरवाजों के पास रुक गया। एक दरवाजे के पीछे से बोलने की आवाज़ आ रही थी। साहिल अंदर होने वाली बातें सुनने लगा, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि आवाज़ बहुत हल्की थी। साहिल ने दूसरे दरवाजे को देखा जो अंदर से बंद था। कुछ सोचते हुए साहिल आगे बढ़ गया। गैलरी पार करके वो एक बड़े सहन में पहुंचा और उस सहन के सामने ही 2 दरवाजे और थे और साइड में सीढ़ियां थी जो ऊपर जा रही थी। साहिल जल्दी से सामने पहुंचा। उसने देखा एक दरवाजे पर ताला लगा था और दूसरे दरवाजे की बाहर से संगल लगी थी। शायद अंजलि को यहीं बंद कर रखा हो, साहिल सोचता हुआ संगल लगे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे दरवाजे को छुआ, धीरे से संगल खोलने लगा ताकि आवाज़ ना हो। साहिल ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अपना सिर अंदर देकर उस कमरे के चारों तरफ देखा और वहाँ एक कोने में उसे अंजलि दिखाई दी जिसके हाथ और मुंह किसी कपड़े से बंधे थे। आहट की आवाज़ पर अंजलि भी दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। साहिल को देखकर अंजलि ने अपने हाथ पैर चलाए और बंधे मुंह से बोलने की कोशिश की। साहिल जल्दी से अंजलि की तरफ बढ़ा और उसका मुंह और हाथ खोले। अंजलि भी अपने आप को उस बंधे कपड़े से आज़ाद कराने लगी। अंजलि कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन साहिल ने उसे इशारे से बोलने से मना कर दिया। साहिल ने अंजलि को कंधे से पकड़कर उठाया और उसका हाथ पकड़कर बाहर निकलने लगा, लेकिन बाहर निकलने से पहले साहिल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखा कि बाहर कोई है तो नहीं। बाहर एकदम शांति थी। साहिल ने अंजलि का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर निकलता चला गया। वो दोनों गैलरी के पास जाकर रुक गए।
उन्हें किसी भी तरह से यह गैलरी पार करनी थी। साहिल ने अंजलि को चुप रहने का इशारा किया और धीरे से मेन गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन बीच में एक दरवाजे से अब भी आवाज़ें आ रही थी। उन दोनों ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दरवाजे को पार किया, लेकिन अंजलि का पैर किसी चीज़ से टकराया, जिसकी आवाज़ सुनकर कमरे से एक आदमी बाहर आया और साहिल और अंजलि को देखकर वहीं से चिल्लाया, अरे लड़की भाग रही है, जल्दी आओ, उसके साथ कोई और भी है। उस आदमी को चिल्लाते देख अंजलि और साहिल दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजे से बाहर निकलते हुए साहिल ने देखा उनके पीछे 3-4 लोग दौड़े चले आ रहे थे। पकड़ो उन्हें, ये दोनों भागने नहीं चाहिए वरना साहब हमारी जान ले लेगा, एक आदमी बोला। साहिल और अंजलि एक दूसरे का हाथ पकड़े झाड़ियों में भागे चले जा रहे थे। साहिल ने देखा अमर की कार वहाँ नहीं थी, मतलब वो जा चुका था। साहिल अंजलि का हाथ पकड़े दूसरी तरफ मुड़कर भागने लगा और वो 4 लोग भी उनके पीछे भागने लगे। साहिल और अंजलि भागे जा रहे थे कि तभी 2 लोग उनके आगे आकर रुके। उन दोनों को देखकर साहिल ने अपना रास्ता बदला और दूसरी तरफ मुड़कर भागने लगे, लेकिन वहाँ पर भी 2 आदमी उनके सामने आकर खड़े हो गए। उन चारों लोगों ने अंजलि और साहिल को चारों तरफ से घेर लिया। अंजलि ने डर कर साहिल का कंधा पकड़ा, तभी उनमें से एक आदमी ने गन निकाली और बोला, भागने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। साहिल और अंजलि चुपचाप खड़े चारों तरफ देखने लगे। वो आदमी गन लिए हुए साहिल और अंजलि के पास आया और साहिल के थप्पड़ मारते हुए बोला, बड़ा साड़ा बनता है तू, हमारी मेहनत पर पानी फेरना चाहता है। फिर उसने अपने साथियों से कहा, इन्हें पकड़कर वहीं ले चलो जहाँ से ये भागे हैं। उन चारों आदमियों ने साहिल और अंजलि को लाकर उसी कमरे में डाल दिया जहाँ से वो भागे थे। तभी उस गन वाले आदमी ने अपने साथी को इशारा किया और वो इशारा पाकर बाहर निकल गया और फिर वो साहिल की जेब से उसका मोबाइल निकालते हुए बोला, हमारे जाल से निकलना इतना आसान नहीं है बच्चे। और साहिल उन लोगों को गुस्से में देखने लगा। कुछ देर बाद उस आदमी के साथ संजय कमरे में आया, जिसे साहिल और अंजलि ने गुस्से में देखा और संजय उन दोनों को देखकर मुस्कुराया। फिर अपने आदमी से बोला, इसका दूसरा साथी कहाँ है? साहब ये तो अकेला था, हमने इसके साथ किसी और को नहीं देखा। अरे बेवकूफ़ो, इसका दूसरा साथी भी यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे। संजय गुस्से में बोला, ये दोनों तो एक दूसरे की परछाई हैं जो कभी अलग नहीं होते, जाओ ढूंढो उसे। संजय के कहते ही 2 आदमी बाहर निकल गए। तो आखिर तुमने अंजलि को ढूंढ ही निकाला, लेकिन अब तुम दोनों यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। साहिल कुछ नहीं बोला, वो बस संजय को गुस्से से देखता रहा। क्या करोगे तुम, बोलो? हम दोनों को भी मार डालोगे ना, जैसे तुमने मेरे डैड को मार डाला? अंजलि गुस्से से बोली और साहिल ने चौंक कर अंजलि को देखा। हाँ मारा है मैंने तुम्हारे डैड को, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे भी मार डालूंगा, फिर वो चाहे तुम हो या ये साहिल। लेकिन तुम बच नहीं पाओगे ये सब करके। अंजलि संजय को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वहाँ खड़े आदमी ने अंजलि को पकड़ लिया। ए छोड़ उसे, छोड़। अंजलि को पकड़ते देख साहिल उस आदमी पर चिल्लाया, साहब पूरा एरिया देख लिया लेकिन कहीं कोई नहीं मिला, इसका कोई साथी नहीं है, वो आदमी बाहर से आते हुए बोला। और संजय ने उसकी बात सुनकर साहिल को देखा और बोला, ये बहुत चालाक है, ज़रूर इसने कुछ ना कुछ किया होगा। संजय कहकर सोचने लगा, इस जगह को जल्दी खाली करो, यहाँ से सारा माल दूसरी जगह शिफ्ट करो, इन दोनों को यहीं बंद करो। संजय ने अपने आदमियों से कहा, मैं अभी आता हूँ, चलो जल्दी करो। संजय कहता बाहर निकल गया और वे आदमी साहिल और अंजलि को देखते हुए बाहर निकले और दरवाज़ा बंद करके उसकी संगल लगा दी। साहिल और अंजलि दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अंजलि दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। साहिल ने कुछ दूरी पर बैठते हुए पूछा, ये तुम क्या कह रही थी कि तुम्हारे डैडी को संजय ने मारा है? हाँ। अंजलि रोने लगी, मुझे लगा था बिजनेस में लॉस की वजह से, डैड हार्ट अटैक की वजह से, लेकिन अंजलि बोलते बोलते रुक गई। दुनिया के सामने मेरे डैड के कत्ल को एक नॉर्मली मौत दिखाया गया और ये सब संजय ने किया। साहिल हैरान था अंजलि की बात सुनकर। उस दिन मैं ऑफिस के लिए निकली थी और मुझे वहाँ मनोहर अंकल मिले। फिर उन्होंने जो मुझे संजय के बारे में बताया उसे सुनकर मैं शॉक थी। मैं संजय से मिलने उसके बंगले पर गई, ये पूछने कि उसने ये सब
क्यों किया, लेकिन वहाँ जाकर मुझे डैड के कत्ल का पता चला और फिर संजय के किसी आदमी ने मेरे सिर पर कुछ भारी चीज़ मारी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हारे मनोहर अंकल ने तुम्हें क्या बताया था और संजय ने तुम्हारे डैडी को क्यों मारा? साहिल ने पूछा। अंजलि ने साहिल को देखा और बोली, मैं ये समझती रही कि संजय मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन नहीं, उसे मुझसे नहीं मेरी दौलत से मोहब्बत थी। ये मुझे तब पता चला जब हमारा सब कुछ नीलाम हो गया। संजय को मेरी दौलत चाहिए थी और वो 50% शेयर जो डैड के नाम थे, मुझसे शादी करके संजय को ये दोनों ही मिल जाते। ये बात मुझे मनोहर अंकल ने बताई और ये भी बताया कि संजय ने अपने वकील से पेपर्स तैयार कराकर उस पर धोखे से विक्रम के साइन ले लिए। उन पेपर्स में क्या लिखा था? साहिल, जो सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, बोला, वो बिजनेस के पेपर्स थे। अंजलि साहिल को देखकर बोली, संजय ने धोखे से सारा बिजनेस और शेयर अपने नाम कर लिया और बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो कर्जा दोनों पार्टनर ने बैंक से लिया था, वो कर्जा मेरे डैड के सिर डाल दिया। संजय जो चाहता था वो उसे मिल गया, तो फिर वो मुझसे शादी क्यों करता? उसने मुझसे शादी से इनकार किया। मुझे इस बात का गम नहीं था, लेकिन उसने मेरे डैड को धोखा दिया। इस बात से मैं बहुत हर्ट हुई और यही बात पूछने के लिए मैं संजय से मिलने उसके घर गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो संजय किसी से कह रहा था, दुनिया इसे एक नॉर्मली मौत मानती है और हमेशा यही मानती रहेगी कि विक्रम चौधरी हार्ट फेल होने से मरा है। ये कोई नहीं जान पाएगा कि विक्रम चौधरी को मैंने मारा है। जो मुझे चाहिए था आज वो मेरे पास है। अंजलि के किडनैप के वक्त विक्रम चौधरी की बेहोशी का फ़ायदा उठाकर मैंने विक्रम चौधरी से सारे पेपर्स पर साइन करा लिए। उस वक्त उससे अच्छा मौका मुझे मिल ही नहीं सकता था ये सब करने के लिए। और जब विक्रम चौधरी को सारी सच्चाई का पता चला तो उसने मुझे धमकी दी और उसका मुंह बंद करने के लिए मुझे उसे मारना पड़ा और आखिर में मैं अपने प्लान में कामयाब ही हो गया। संजय की ये बात सुनकर मैं शॉक रह गई थी और मैं गुस्से में कमरे के अंदर गई तो संजय मुझे देखकर बौखला गया। मैंने संजय से कहा कि मैं उसका कच्चा चिट्ठा पूरा दुनिया को दिखाऊंगी, लेकिन मैं दुनिया के सामने संजय को बेनकाब ना कर पाती। इससे पहले किसी ने मेरे सिर पर भारी चीज़ मारकर मुझे बेहोश कर दिया। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को इस कमरे में पाया। मेरे मोबाइल भी मेरे पास नहीं था। अंजलि सब बताकर चुप हो गई और साहिल सब सुनकर बोला, तो इसलिए तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। मैं संजय को छोड़ूंगी नहीं, उसके किए की सज़ा उसे दिलाकर रहूँगी, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे निकले? बाहर तो हम साहिल की बात अधूरी रह गई क्योंकि दरवाज़ा खोलते हुए संजय कमरे में आया और बोला, अब तुम दोनों का क्या किया जाए ये बताओ, क्योंकि मैं तुम दोनों को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। बाहर की दुनिया को अब तुम भूल जाओ। तुम्हें क्या लगता है हमें यहाँ इस तरह कैद करके तुम्हारे गुनाह छिप जाएंगे? एक दिन दुनिया को तुम्हारा असली चेहरा दिख ही जाएगा। अंजलि बोली, कौन बताएगा दुनिया को मेरी सच्चाई? बोलो, क्या तुम बताओगे? संजय हंसने लगा, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें मेरी कैद से आज़ाद होना होगा और ऐसा होगा नहीं क्योंकि तुम दोनों को मरना है। मरने से याद आया, जब तुम दोनों मर ही रहे हो तो आधी अधूरी सच्चाई जानकर क्यों मरो? सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आनी चाहिए। क्यों, क्या कहते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? साहिल बोला, मेरे कहने का ये मतलब है कि जो तुम जानते हो वो आधा सच है। मैंने विक्रम चौधरी के दौलत के लिए नहीं मारा, बल्कि इसकी वजह तो कुछ और है। तो फिर क्यों मारा तुमने मेरे डैड को? अंजलि ये हकीकत जानकर संजय की तरफ बढ़ी और संजय का गिरेबान पकड़ा। संजय ने अंजलि के दोनों हाथों को पकड़कर उससे धक्का दिया और गिरती अंजलि को संभालते हुए साहिल संजय पर चिल्लाया, तुम्हारे दिमाग में बहुत से सवालात होंगे साहिल, जो हमेशा कुलकुलाते होंगे कि तुम्हारी बुआ अपनी शादी की रात विकी से मिलने क्यों गई और उन्होंने आखिर खुदकुशी क्यों की। सारी बातें, सारे राज, ये सब एक ही कड़ी का हिस्सा हैं। बस ये सब बिखरी हुई हैं। तो आओ इन सब को समेटते हैं और कड़ी बनाते हैं। संजय ठिठाई से बोला,
अपनी बुआ का सुनकर साहिल तिलमिला गया और गरजता हुआ बोला, मेरी बुआ का इन सबसे क्या मतलब है? मेरी बुआ की मौत के बारे में तुम क्या जानते हो? कूल डाउन साहिल, बता तो रहा हूँ, आज सारे राज खुलेंगे, लेकिन पहले ये तो जान लो कि ये सारी प्लानिंग का मास्टरमाइंड कौन है। साहिल को बिलबिलाते देख संजय बोला, वो देखो, ये हैं इस सब के विधाता। साहिल और अंजलि दोनों ने एक साथ उधर देखा जिधर संजय ने इशारा किया था। वो दोनों उसे देखकर हैरान थे। जो दरवाजे के बीचों बीच खड़ा उन्हें ही देख रहा था। अंकल, आप ये सब आपने? अंजलि कुछ ज़्यादा ही शौक थी मोहन कोठारी को देखकर। हाँ, मैं, जो कहानी 24 साल पहले लिखी गई थी और जो आज तक पढ़ी जा रही है, उसका रचयिता मैं ही हूँ, मोहन कोठारी अंदर आते हुए बोला। और जानते हो इस कहानी की नींव कब रखी गई? मोहन कोठारी साहिल के पास आया और बोला, जब पहली बार मैंने तुम्हारी बुआ गौरी को देखा। साहिल अपनी बुआ का नाम सुनकर गुस्से में मोहन कोठारी की तरफ बढ़ा, लेकिन संजय ने गन निकाली और बोला, पहले सारी बात तो सुन लो, उसके बाद अपने हाथ पैर चलाना। बैठो बैठो दोनों ज़मीन पर, संजय चिल्लाया। मजबूरन साहिल और अंजलि को ज़मीन पर बैठना पड़ा। हाँ, तो मैं कहाँ था? मोहन कोठारी ने बोलना शुरू किया। उस दिन कॉलेज में मैंने पहली बार गौरी को देखा तो वो मुझे भाग गई और एक दिन मैंने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया, ये कहकर, तुम्हारे जैसे सिरफरे आशिकों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं। लेकिन मैंने भी गौरी का पीछा नहीं छोड़ा और एक दिन पूरे कॉलेज के सामने गौरी का हाथ पकड़कर उसे आई लव यू बोल दिया। लेकिन गौरी ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ मिस्टर मोहन जो तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे पास आ जाती है। लड़कियों को यूज करके उन्हें छोड़ देना तुम्हारी आदत है और ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तो मिस्टर मोहन कोठारी, आगे से ऐसी चीप हरकत मेरे साथ कभी नहीं करना। गौरी तो ये कहकर चली गई, लेकिन पूरे कॉलेज के सामने मेरा तमाशा बन गया। पूरा कॉलेज मुझ पर हंस रहा था। ये बात मैं भुलाए नहीं भूलता था कि गौरी की वजह से पूरे कॉलेज में मेरी कितनी जग हंसाई हुई है। मैं हमेशा गौरी से बदला लेने की फिराक में रहता और ये मौका मुझे तब मिला जब मेरे बचपन के दोस्त विकी ने मेरा कॉलेज ज्वाइन किया। मैं जानता था विकी एक नंबर का कमीना था जो हर रोज़ कपड़ों की तरह अपनी गर्लफ्रेंड्स बदलता था। मैंने विकी के सामने गौरी का ऐसा नक्शा खींचा कि वो गौरी को पटाने के लिए तैयार हो गया। उस वक्त मेरी किस्मत के सितारे बुलंदी पर थे। जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही हो रहा था। विकी गौरी को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो गया। अब मुझे उस वक्त का इंतज़ार था जब गौरी को विकी की असलियत का पता चलता और गौरी विकी के सामने रोती बिलखती। तब मैं उसका तमाशा देखता, लेकिन यहाँ मेरी तकदीर ने मुझे धोखा दे दिया। विकी की असलियत जानने के बाद गौरी ने अपने आप को संभाल लिया और वो किसी और से शादी के लिए भी तैयार हो गई। मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। मैं क्या करूं? मैं ये सोच रहा था कि विकी ने बताया वो गौरी से सच में बहुत प्यार करता है और उसने अपने और गौरी के बीच होने वाली सारी बातें भी बताई। विकी शहर छोड़कर जा रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक प्लान बनाया। मोहन कोठारी बोलते बोलते रुका और एक लंबा सांस लेकर फिर बोलना शुरू किया। गौरी दुल्हन बनी अपनी बारात आने का इंतज़ार कर रही थी कि मैंने उसे फ़ोन किया और ये इत्तेफाक की बात थी कि फ़ोन गौरी ने ही उठाया। लेकिन मैंने गौरी को मोहन के नाम से नहीं बल्कि विकी बनकर फ़ोन किया। पहले तो गौरी ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर मैंने उसे उसके भाई की कसम दी कि वो बात करने के लिए तैयार हो गई। मेरी आवाज़ सुनकर उसने कहा था, विकी ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है, गला बैठा हुआ है। मैंने कहा तो गौरी कुछ नहीं बोली। शायद उसने मेरी बात पर यकीन कर लिया था। गौरी ने फ़ोन करने की वजह पूछी तो मैंने कहा, आज तुम्हारी शादी है गौरी, आज के बाद तुम मेरे लिए पराई हो जाओगी। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ गौरी, बस एक बार मुझसे आकर मिल लो। मेरी बात सुनकर गौरी गुस्से में बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है विकी, मैं दुल्हन बनी अपने बारात के आने का इंतज़ार कर रही हूँ तो मैं कैसे आ सकती हूँ और मैं तुमसे मिलने क्यों आऊँ जब हमारे बीच अब कुछ बचा ही नहीं। गौरी बस एक बार मुझसे आकर मिल लो वरना मैं मर जाऊँगा। मैंने कहा,
तुम पागल हो गए हो क्या जो इस तरह की बात कर रहे हो? गौरी मेरी बात सुनकर बोली, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं खुदकुशी कर लूँगा और मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। मैंने सुसाइड नोट लिख भी लिया है और इसमें मैंने तुम्हें अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराए। गौरी अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो इधर तुम्हारी डोली उठेगी और इधर मेरी अर्थी, और फिर तुम्हारी और तुम्हारे भाई की जो बदनामी होगी उसके जिम्मेदार भी तुम ही होगी। मैंने गौरी को इमोशनल ब्लैकमेल किया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे विकी। गौरी मेरी बात सुनकर परेशान हो गई थी। फिर गौरी मुझसे मिलने आने के लिए तैयार हो गई। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके भाई की बदनामी हो। गौरी मेरी बताई जगह पर मुझसे मिलने आई। वो दुल्हन बनी बड़ी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन विकी की जगह मुझे देखकर वो समझ गई और मेरे इरादों को भी वो भाप गई थी। इसलिए इससे पहले कि गौरी भागती मैंने उसे पकड़ लिया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा। फिर गौरी ने मेरे हाथ पर बहुत ज़ोर से काटा और वो दरवाजे से निकल कर भागती चली गई। मैं भी गौरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन गौरी बहुत आगे निकल चुकी थी। मैं दूसरे रास्ते से गौरी की तरफ भागा और जल्दी ही मुझे गौरी मिल गई। मुझे अपने रास्ते में देखकर गौरी हाईवे की तरफ मुड़ गई। वो भागते चली जा रही थी और मैं उसके पीछे था। गौरी बार बार पीछे मुड़कर मुझे देखती और ऐसे ही भागते भागते गौरी एकदम एक ट्रक के सामने आ गई। गौरी ने मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ा। इससे पहले कि कोई मुझे देखता मैं वहाँ से भाग आया। मोहन कोठारी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। साहिल गुस्से में एकदम उठा और उसने मोहन कोठारी का गला पकड़ लिया। साहिल की आंखें लाल अंगारा बनी हुई थी। ये सब इतनी अचानक हुआ कि मोहन कोठारी अपने आप को बचा नहीं पाया और साहिल की गिरफ्त में आ गया। संजय भी कुछ समझ नहीं पाया। साहिल के हाथ के दबाव से मोहन कोठारी का गला दब रहा था। उसका खून रुकने लगा और आंखें बाहर को निकलने लगी। अपने बाप की ऐसी हालत देखकर संजय ने अंजलि के ऊपर गन तान ली और साहिल से बोला, मेरे डैडी को छोड़ दे साहिल, वरना अंजलि जान से जाएगी। लेकिन साहिल पर कोई असर नहीं हुआ। तब संजय ने अंजलि को 2 थप्पड़ मारे। ये देख साहिल ने मोहन कोठारी को छोड़ दिया। मोहन कोठारी साहिल के हाथों से आज़ाद होकर चेयर को पकड़े अपनी सांसें दुरुस्त करने लगा। डैड आप ठीक हो? संजय अपने बाप से बोला। मोहन कोठारी ने इशारे में ही सही होने का जवाब दिया। संजय गुस्से में साहिल की तरफ बढ़ा, उसके मुंह पर 2 मुक्के मारे। साहिल जमीन पर घुटनों के बल गिरा। उसकी नाक से खून निकलने लगा। अंजलि जल्दी से साहिल के पास गई। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे देखा। समझाओ इसे, अभी तो सिर्फ नाक से खून निकला है। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो गोली भेजे कि आर पार कर दूंगा। संजय बोला, तुम लोग बच नहीं पाओगे, तुम्हारा अंत बहुत भयानक होगा। अंजलि गुस्से से चीख कर बोली, तुम हमारी फिक्र मत करो। तुम ये सुनो कि मैंने तुम्हारे बाप को कैसे और क्यों मारा। उस दिन विक्रम ने मुझे और संजय को मिलने के लिए बुलाया था। मोहन कोठारी ने चेयर पर बैठकर फिर से बोलना शुरू किया। रात होते होते हम विक्रम से मिलने पहुंचे। उस वक्त बंगले पर विक्रम और गेट कीपर के अलावा कोई नहीं था। तुम उस वक्त अपने किसी फ्रेंड से मिलने गई हुई थी। विक्रम चाहता था कि संजय तुमसे शादी कर ले। संजय मेरी अंजलि से शादी कर लो। वैसे भी जो तुम्हें चाहिए था वो तो तुम्हें मिल ही चुका है। सॉरी अंकल, मैं अंजलि से शादी नहीं कर सकता। संजय ने मना कर दिया था। ऐसा मत कहो संजय, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। विक्रम ने कहा, आपकी बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। हाँ, अगर मैं उससे शादी करूँगा तो मेरी भी ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद हो जाएगी। संजय मेरी बेटी पर कुछ तो रहम करो। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ नीलाम होने वाला। वो कहाँ जाएगी? विक्रम हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था। जब संजय अंजलि से शादी नहीं करना चाहता तो तुम उसे ऐसे फोर्स कैसे कर सकते हो? हम दोनों विक्रम से मना करते कमरे से बाहर आ गए। अब विक्रम ने हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस मैं अब ये चाहता हूँ कि कभी भी विक्रम के सामने ये बात ना आए कि गौरी को उसकी शादी की रात मैंने फ़ोन करके बुलाया था और उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। गैलरी को पार करते मैं संजय से कह रहा था, लेकिन पता नहीं कब विक्रम हमारे पीछे पीछे चला आया था। उसने गौरी वाली बात सुन ली थी और उसने हमें धमकी दी। तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, मेरी बेटी का हक मार लिया। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन गौरी के साथ जो तुमने किया है जानकर मैं चुप नहीं रहूँगा। मैं सबको बताऊंगा कि गौरी को तुमने मारा और सबसे पहले साहिल को बताऊंगा।
विक्रम ये कहता हुआ कमरे के पास गया और तुम्हें फ़ोन करने लगा। ये देखकर मैं और संजय डर गए। तभी संजय कमरे में गया और विक्रम को बेड पर धक्का दिया। उसके बाद संजय ने विक्रम के मुंह पर पिलो से दबाया और उसे मार डाला। विक्रम की मौत को नेचुरली दिखाने के लिए हमने गेटकीपर को मोटी रकम देकर खरीद लिया और गेटकीपर ने सबको ये ही बताया कि विक्रम चौधरी का हार्ट फेल हो गया और सबने यकीन भी कर लिया। विक्रम की तबीयत खराब होते सबने देखी थी और सब जानते थे कि वो दिल का बीमार है। अपने डैडी के मौत के बारे में सुनकर अंजलि वहीं साहिल के पास बैठी रोने लगी। क्या किसी पर भरोसा करने की इतनी बड़ी सज़ा भी मिल सकती है? अंजलि रोते रोते बड़बड़ाई। साहिल कुछ नहीं बोला, वो बस अंजलि को देखकर रह गया। अफसोस होता है मुझे उस वक्त पर जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा। कैसे मैं तुम जैसे इंसान से मोहब्बत कर बैठी। तुम्हें इंसान कहना मतलब इंसानियत की तौहीन करना है। तुम तो दरिंदे हो, खूनी दरिंदे। अंजलि ने अपनी आंखें रगड़ी और संजय को देखते हुए नफरत से बोली। अंजलि की बात पर संजय हंसा और मोहन कोठारी से बोला, डैड अब इन दोनों का क्या करना क्या है? ख़त्म करो दोनों को और जल्दी से यहाँ से निकलो। यहाँ से निकलने से पहले सारी सबूत मिटा देना और तब तक तुम्हारा कार में इंतज़ार करता हूँ। मोहन कोठारी कहता हुआ कमरे से बाहर चला गया। तो तुम दोनों में से पहले किसे मरना है? संजय ने कहते हुए गन निकाली और लेकिन साहिल संजय को देखकर हंसने लगा और उसकी हंसी बढ़ती ही जा रही थी। संजय साहिल को ऐसे हंसते देख बोला, लगता है मौत को सामने देखकर तुम पागल हो गए हो। मैं तो पागल नहीं हुआ, लेकिन तुम ज़रूर बेवकूफ़ हो। साहिल अब भी हंस रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? संजय कुछ सोचते हुए बोला, मेरा मतलब क्या है ये तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वैसे तुमने सही कहा था कि मैं बहुत चालाक हूँ और मैंने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा। क्या किया है तूने? बोल जल्दी। तू बोलता क्यों नहीं? संजय साहिल के सिर पर गन तानते हुए बोला, बस अभी 10 मिनट रुको, बल्कि 10 मिनट भी ज़्यादा हैं, बस 5 मिनट रुक जाओ। साहिल हंसते हुए बोला। संजय ने साहिल को गन के इशारे से उठाया और उससे फिर पूछा, बता तूने क्या किया है, बोल। संजय के बार बार पूछने पर भी साहिल ने कुछ नहीं बताया। वो बस मुस्कुराता रहा और ये ही सोचता रहा कि किसी भी तरह से उसे संजय को यहाँ से जाने से रोकना है, जब तक अमर पुलिस को लेकर यहाँ आ नहीं जाता। दरअसल घर के अंदर आने से पहले जब साहिल और अमर कार में थे तो साहिल ने अमर से कहा था कि मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ और मेरे अंदर जाने पर तुम अपना फ़ोन ऑन ही रखना। अंदर जो भी हलचल या बात होगी वो तुम्हें मेरे मोबाइल के ज़रिए सुनाई देती रहेगी और अगर किसी की नज़रों में आए बिना मैं अंजलि को ढूंढने में कामयाब रहा तो तुम्हें ये भी मेरे मोबाइल के ज़रिए पता चल जाएगा। मतलब मैं बता दूंगा और अगर मैं अंदर पकड़ा जाता हूँ तो तुम फ़ौरन यहाँ से निकलकर पुलिस को खबर करना और जितनी जल्दी हो सके पुलिस को यहाँ लेकर आना। अमर भी सारी बात समझ चुका था, इसलिए साहिल संजय को यहाँ से जाने से रोक रहा था। तू ऐसे नहीं बोलेगा, अब बता क्या किया है तूने? संजय ने साहिल के पेट में 2 घूंसे मारे और साहिल अपने पेट को पकड़े अब भी हंसता रहा। संजय साहिल को मारता रहा और साहिल हंसते हुए मार खाता रहा। तभी अंजलि संजय को रोकते हुए बोली, छोड़ो उसे छोड़ो। अचानक पुलिस के शायरन की आवाज़ सुनाई दी और साहिल को मारते हुए संजय के हाथ रुक गए। संजय ने शायरन की आवाज़ पर कमरे से बाहर देखा, तभी बाहर से एक आदमी बदहवास भागता हुआ आया और संजय से बोला, साहब पुलिस आ गई है। उस आदमी को देखकर साहिल बोला, ये किया है मैंने। साहिल की बात सुनकर संजय ने गुस्से में साहिल को फिर से मारना शुरू कर दिया। बाहर से गोली चलने की आवाज़ें आने लगी तो वो आदमी कमरे से बाहर भागा और संजय ने भी बाहर की तरफ देखा और उसी वक्त साहिल ने संजय के हाथ से झपट कर गन ले ली और उसे बाहर चलने के लिए अपने हाथ ऊपर कर संजय ने हाथ ऊपर की ओर गुस्से से साहिल को देखा। आंखें क्या दिखाते हैं, चल। साहिल ने संजय को दरवाजे की तरफ धक्का दिया। बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। गेम पलटते देख अंजलि साहिल के पीछे आ खड़ी हुई। तेरे बाप लोग आए हैं तुझे लेने, दरवाजे से निकलते हुए साहिल बोला। तभी गैलरी से पुलिस के कुछ लोग आते दिखाई दिए, उनके पीछे अमर भी था। साहिल ने संजय को पुलिस की तरफ धक्का दिया और
बोला, ये रहा मुजरिम। एक पुलिसकर्मी ने आगे बढ़कर संजय के हाथों में हथकड़ी लगाई। संजय तिलमिला रहा था, तभी अंजलि आगे बढ़कर संजय का गिरेबान पकड़कर उसे थप्पड़ मारने लगी। अंजलि मारती जा रही थी तो एक पुलिस वाला बोला, मैडम छोड़िए उसे। लेकिन अंजलि ने तो जैसे सुना ही नहीं, वो बस संजय को थप्पड़ मारती रही और संजय अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा। तभी एक लेडी कांस्टेबल ने आगे बढ़कर अंजलि को रोका। इंस्पेक्टर, ये गन साहिल ने हाथ में पकड़ी गन इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाइए, इसी की है। इंस्पेक्टर ने गन ली और संजय की तरफ इशारा करके अपने कांस्टेबल से बोला, ले चलो इसे। तुम दोनों ठीक हो? अमर ने साहिल और अंजलि से पूछा। अंजलि ने इशारे से कहा, जबकि साहिल बोला, इतनी देर से क्यों आए? ये देखो कितनी मार खानी पड़ी मुझे। साहिल ने अपने मुंह पर लगे खून को दिखाया। ओ जनाब, यहाँ तो खून की नदियाँ बह गई। अमर ने इतने भोलेपन से कहा कि साहिल और अंजलि दोनों हंस पड़े। अंजलि सोकर उठी और उसने एक लंबी सी अंगड़ाई ली। कई हफ्तों बाद उसे सुकून की नींद आई थी। वो जल्दी से वॉशरूम में घुसी और फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर पहुंच गई, जहां पहले से अनामिका और साहिल बैठे हुए थे। अनामिका ने मुस्कुराकर अंजलि को देखा, जबकि साहिल एक नज़र डालकर अपने नाश्ते में लग गया। ये नक चढ़ा तो ऐसे ही रहता है। अंजलि ने साहिल को देखकर सोचा, सब पता है लेकिन कुछ कहती नहीं, नकचड़ी कहीं की। साहिल ने अंजलि पर एक निगाह डालकर सोचा, मैं क्यों कहूँ, तुम मर्द हो, पहल तो तुम ही करोगे। साहिल और अंजलि दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या जुबान से इजहार करना ज़रूरी है? तुम्हें मेरी आंखों में दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखाई देती है मुझे, लेकिन मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती हूँ। हर लड़की की ये ही प्रॉब्लम है कि तुम अपनी जुबान से इजहार करो। जाओ, मैं नहीं करता। साहिल ने टोस्ट खाते अंजलि को देखा। तो मत करो, मैं कौन सा तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ। अंजलि ने साहिल को देखा, फिर अपनी प्लेट में झुक गई। कल से हर न्यूज़ चैनल पर वैसी एक खबर दिखाई दे रही थी कि संजय कोठारी पर विक्रम चौधरी का कत्ल और धोखाधड़ी का आरोप साबित हुआ और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अनामिका बोली, इंसान को अपने कर्मों की सज़ा इसी दुनिया में मिलती है, बस किसी को जल्दी मिल जाती है तो किसी को देर से। सही कह रही हो अंजलि। फिर तुम दोनों ने भागदौड़ भी तो इतनी की थी संजय को सज़ा दिलवाने के लिए। अनामिका के कहने पर दोनों ने एक दूसरे को देखा। पिछले 3 महीनों से अंजलि और साहिल संजय को सज़ा दिलाने में लगे थे। जब भी केस की तारीख आती तो वो दोनों साथ में कोर्ट जाते। गेट कीपर भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था, जिसने सारी सच्चाई उगल दी थी। संजय के खिलाफ पुख्ता सबूत थे जो उसे सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी थे। उस दिन जब अमर के साथ पुलिस आई तो संजय के आदमियों ने पुलिस पर फायरिंग की। पलटकर पुलिसकर्मियों ने भी उन गुंडों पर फायरिंग की, जिसमें मोहन कोठारी और कुछ गुंडे एक एनकाउंटर में मारे गए। अंजलि और साहिल दोनों ही संजय को उसके किए की सज़ा दिलाने में कामयाब हुए और इसी बीच वो दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और ये बात दोनों जानते थे, मगर दोनों ही एक दूसरे से कुछ कहने को तैयार नहीं थे। शायद दोनों का ईगो बीच में आ रहा था। साहिल ने अमर और अनु को डिनर पर बुलाया था। वो एक छोटी सी पार्टी थी जिसमें सिर्फ 5 लोग शामिल थे। सभी डिनर करके गार्डन में बैठे ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। सर्दियाँ शुरू हो रही तो सभी इस मौसम की पहली हल्की फुल्की ठंड का मजा लेकर मस्ती करने लगे। अनामिका गर्मा गर्म कॉफ़ी ले आई। मग से उठती भाप के साथ कॉफ़ी पीने का अलग ही मजा। अमर बोला और सभी ने सहमति के साथ अपना सिर हिला दिया। तभी अचानक अमर ने अपना मग टेबल पर रखा और अंजलि के सामने घुटनों के बल बैठकर बोला, अंजलि, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अमीर की बात पर सब हक्का बक्का हो गए। बहुत देर तक वो अंजलि को ऐसे ही सकित बैठी रही। फिर उसने सामने देखा, साहिल उसे ही देख रहा था। अमर ने अंजलि से फिर पूछा, लेकिन अब भी अंजलि कुछ नहीं बोली। अमर कुछ पूछ रहा है अंजलि, उसे जवाब दो, अनु बोली। लेकिन अंजलि चुप रही। क्या सोच रही हो अंजलि? अमर जैसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, अनामिका बोली। और साहिल ने अपनी मॉम को देखा। मैं क्या बोलूँ आंटी, ऐसे एकदम कैसे जवाब दे दूँ? अंजलि के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। अरे हाँ बोल दे, और क्या बोलना है। देख अंजलि, अमर को तो इतने महीनों से जानती है, अच्छा खासा बंदा है। क्या तुझे अमर में कोई कमी नज़र आती है? अनु बोले। लेकिन क्या? अनामिका ने अंजलि की बात काटी। स्मार्ट है, खूबसूरत है, वेल एजुकेटेड, खाता कमाता, और क्या चाहिए तुम्हें? अपनी
इतनी तारीफ पर अमर शर्मा गया। सभी कुछ न कुछ बोल रहे थे, बस साहिल ही चुपचाप बैठा सबको देख रहा था। अब तो कुछ बोलेगी भी। अनु, मुझे सोचने का वक्त तो दो। अंजलि बोली, ठीक है, दिया तुम्हें वक्त। अमर खुशी से बोला, मुझे सुबह तक बता देना। सुबह तक? अंजलि चिल्लाई। हाँ, सुबह तक मुझे जवाब चाहिए, अमर बोला। अंजलि ने साहिल को देखा और बोली, सुबह तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अंजलि की बात पर साहिल ने उसे देखा और अंजलि खाली मग की ट्रे लेती उठ खड़ी और किचन की तरफ मुड़ गई। साहिल की नज़रों से दूर तक अंजलि का पीछा किया। अंजलि किचन से बाहर जा रही थी कि दरवाजे से ही साहिल ने उसका रास्ता रोक लिया। अंजलि ने साहिल को देखा और साइड से निकलना चाहा, लेकिन साहिल ने दरवाजे के बीचों बीच खड़े होकर अपने दोनों हाथ इधर उधर चौखट पर रख लिए। साहिल की इस हरकत पर अंजलि उसे देखती रही। तो तुम अमर से शादी करोगी? इसमें बुराई क्या है, कर भी सकती हूँ। साहिल की आंखों में देखकर अंजलि बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? प्यार मुझसे और शादी अमर से? साहिल धीरे से चीखा ताकि बाहर आवाज़ न जाए। आपसे प्यार? किसने कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? अंजलि की बात पर साहिल को गुस्सा और उसने अंजलि को दरवाजे से लगाकर उसके चारों तरफ अपनी बाहों का घेरा बनाया। मैंने देखा तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार, लेकिन कभी तुमने मेरी आंखों में भी देखा है? अंजलि ने साहिल की आंखों में देखा और बोली, आपकी आंखों में तो मैं ही दिख रही हूँ, दोनों आंखों में इतनी सी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, समझी? साहिल ने अंजलि के दोनों कंधों को थाम लिया। क्या मेरी आंखों में तुम्हें अपने लिए मोहब्बत दिखाई नहीं देती? बोलो। अंजलि बस साहिल की आंखों में देखे गई और कुछ नहीं बोली। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे और इसका सबूत ये है। साहिल ने अपनी उंगली से बारीक सी रिंग निकाली और अंजलि की उंगली में पहना दी। अंजलि अपनी उंगली में पड़ी उस बारीक सुनहरी रिंग को देखे गई। अब तुम मेरी हो गई हो, क्या अब कोई और सबूत चाहिए तुम्हें मेरी मोहब्बत का? साहिल बोला तो अंजलि ने उसकी आंखों में देखा। हमें अब और कोई सबूत नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम देखना चाहते थे वो हमने देख लिया। अमर अंदर आते हुए बोला। उसके पीछे अनामिका और अनु भी थी। देखना चाहते थे मतलब? साहिल अमर की तरफ घूम गया। मतलब हम सब तुम दोनों को एक होते देखना चाहते थे, इस बार अनामिका बोली। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये अमर शादी साहिल की बात अधूरी रह गई। वो सब तो एक नाटक था तुम दोनों को मिलाने का। इश्क छुपाया नहीं छुपता जनाब, और हम जानते थे कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन कोई किसी से कुछ कहता ही नहीं, बस इसलिए ये प्रपोज का नाटक करना पड़ा। और अंजलि, तुम क्या कह रही थी कि सोचकर जवाब दोगी? मेरे प्यार पर डाका डालने चली थी तुम? अनु बोली। क्या तुम दोनों? इस बार साहिल और अंजलि दोनों साथ बोले। बिल्कुल, हम दोनों। अमर ने अनु का हाथ अपने हाथ में लिया। तुम दोनों को एक दूसरे के करीब करते करते हम दोनों ही करीब हो गए। वो क्या है ना, आंटी ने मुझे ये काम तब सौंपा था जब अंजलि यहाँ रहने आई। आंटी चाहती थी कि मैं तुम दोनों को करीब लाऊं, और इस काम में मैंने अपने साथ अनु को भी मिला लिया। बस फिर क्या था, जहाँ भी अनु अंजलि को लेकर जाती मैं तुम्हें वहाँ लेकर पहुँच जाता। अमर ने बताया तो साहिल और अंजलि खड़े अनामिका को देखने लगे, जो उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रही थी। मॉम, ये सब प्लानिंग आपकी थी? हाँ जी बेटा जी, मैं अंजलि को अपनी बहू बनाना चाहती थी। तो कैसा लगा हमारा गेम प्लान? अमर ने साहिल के कंधे पर हाथ रखा। बहुत धांसू था तुम सबका प्लान। साहिल ने अमर के घूंसा मारने का नाटक किया। तो इसी बात पर आंटी कुछ मीठा हो जाए, अमर बोला। हाँ बिल्कुल। अनामिका किचन की तरफ बढ़ गई और अमर अनु का हाथ पकड़े गार्डन की तरफ बढ़ गया। साहिल अंजलि के पास आया तो अंजलि ने रिंग वाला हाथ दुपट्टे में छुपा लिया और बोली, मैं ये रिंग उतारने वाली नहीं। तो मैं कब कह रहा हूँ रिंग उतारने को? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, क्या पता तुम रिंग उतारने को कह दो कि ये सब नाटक था, तो मैं भी तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर। साहिल ने अंजलि के होंठों पर उंगली रख दिया और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, बेफिक्र रहो, तुम्हारा हाथ थामा है तो जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। और अंजलि ने साहिल की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर अपने होठों से साहिल की उंगली हटाकर उसका हाथ थाम लिया, जिसे साहिल ने भी अपने दूसरे हाथ से मजबूती से थाम लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी अब इसी पर समाप्त होती है। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।